सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है अब? ओके, तो अच्छा बेटे, मैं अब आप लोगों से ये कह रहा था कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के अंदर वो आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास लैब के अंदर जो है वो 12 मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, वी हैव अ 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इन लेबोरेटरी कि बेटा 12 मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड लैब के अंदर बना हुआ है। याद रखिएगा बेटा, लैब के अंदर जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, तो सबसे पावरफुल एसिड हम लोग यूज करते हैं, उसकी मोलैरिटी 12 होती है। ठीक है, लेकिन हमें चूंकि जब उसे यूज करना होता है ना, तो हम उसकी मोलैरिटी को कम करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो कितना वॉल्यूम चाहिए, 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, और उसकी मोलैरिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 0.1 मोलर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो 0.1 मोलर उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए और वॉल्यूम हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब वो कह रहे हैं कि हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, हम इसे कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के हवाले से जो है वो बेटा इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इट इज अ मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन, जो पहले से सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन अवेलेबल है उसकी मोलैरिटी 12m है। तो सेकंड मोलैरिटी 0.1 है जो हमें चाहिए, और इस सेकंड वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो 500 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। तो बेटा आप देखते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी मोलैरिटी है जी फर्स्ट सोल्यूशन की, दैट इज 12m। ठीक है जी, 12m जो है वो उसकी पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी। सेकंड जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमें जो चाहिए वो बेटा 0.1m होनी चाहिए, यानी कि 0.1 मोलैरिटी इसकी होनी चाहिए। और जो हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो बेटा कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें जो है वो इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब जारी बात है कि आपको एक सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए जो पहला सोल्यूशन है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो आपको निकालना होगा। अब वो वॉल्यूम कितना आप लेंगे और उसमें बाकी वाटर ऐड करके आप उसमें सोल्यूशन तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली वो हम लोग अब इस कैलकुलेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि बेटा हमने इक्वेशन यूज करनी है मोलैरिटी इक्वेशन, इसे हम मोलैरिटी इक्वेशन कहते हैं। दैट इज m1 into v1 इक्वल है m2 into v2। दिस इज अ मोलैरिटी इक्वेशन कि बेटा m1 v1 m2 v2 ये मोलैरिटी इक्वेशन कहलाती है। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पर v1 की वैल्यू चाहिए, तो m1 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है वो कुछ इस तरह से है। अब हम लोग इसमें ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब बेटा हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी थी 0.1m। ठीक है, और इसको बेटा हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें रिक्वायर्ड है सोल्यूशन। और नीचे बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है दैट इज 12। तो अब कैलकुलेटर लेते हैं और कैलकुलेटर के ऊपर इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये रहा बेटा कैलकुलेटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक 0.1 इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले 500 सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 50, और जब आप इस 50 को डिवाइड करवाएंगे 12 से, तो इट इज आंसर इज 4.16। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 4.17 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो आते हैं अब इसके ऊपर वापस, तो यहाँ हम अपना डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं बेटे। आंसर है 4.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो जी बेटे ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान में रखिएगा कि अभी आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको सिर्फ वो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है जो वॉल्यूम आप पहले बने हुए सोल्यूशन में से लेंगे।
अब आपको इसके साथ जो है ना स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा, जो थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको बुक के ऊपर चेंज करनी पड़ेगी, और वो बुक के ऊपर स्टेटमेंट कहाँ चेंज होगी ये मैं आपको यहाँ पे अब समझा देता हूँ बेटे। देखिए बेटा, ये आपके पास पैराग्राफ जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, जो आपने मोलैरिटी की कैलकुलेशन के अंदर पढ़ा था। इस कैलकुलेशन के बाद ये आपके पास जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने इसी के अंदर चेंजेस करनी है। ओके, आप यहां पर सिंपल लिखेंगे टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसको पेंसिल से कट करके यहां पे लिख लें 4.17 सेंटीमीटर क्यूब। टेक 4.17 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन या ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिख लें यहां पर H2SO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट लिखा हुआ है। आप इसको कट करके यहां पर लिखेंगे बियूरेट, BURE, यहां पर आप लिख लें बायूरेट। बायूरेट मैं आप लोगों को यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि बायूरेट होती कैसे है। जस्ट अ मिनट, मैं भी एक पिक्चर यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मुझे पिक्चर फुल मिल जाती है तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जी बेटे, यहाँ पे तो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल फिर इसको कट करके यहाँ पे लिख लें बियूरेट। बियूरेट के स्पेलिंग होंगे BURETTE, BURETTE, ठीक है। बायूरेट के स्पेलिंग है BURETTE, बायूरेट। और उसके बाद पुट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको वॉल्यूम 500 चाहिए तो आप मेजरिंग फ्लास्क भी 500 सेंटीमीटर क्यूब की ही लेंगे। एड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास्क, नाउ इट इज, यहां पर आप कर लें 0.1 मोलर सोल्यूशन, नाउ इट इज 0.1, यहाँ 0.1 कर लेंगे आप, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। जो चेंजेस किए हैं मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लें। मैंने सिंपल कहा कि ये जो टेक लिखा हुआ है, टेक के बाद लिखा हुआ है 10, 10 को काट के आप लिख लेंगे 4.17 सेंटीमीटर क्यूब, जो बेटे आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आया था, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आया था 4.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे टेक 4.17 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफ, तो यहाँ पे आप कर लेंगे बेटा बियूरेट। बियूरेट के स्पेलिंग मैंने आपको लिखवा दिए हैं BURETTE विद द हेल्प ऑफ बियूरेट एंड पुट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 के बजाय आप कर लेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब। एड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास्क, नाउ इट इज 0.01 लिखा हुआ है, आप इसको कट करके 0.1 लिख लें, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो जी बेटे, ये अब आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो गया। जब तक आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ओके जी बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताएं। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है ना आप लोग मार्किंग कर लें फिलहाल, ठीक है। मार्किंग मैं अभी करवा देता हूँ और कल जो है वो फिर इनको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने सिस्टम को रिबूट करना है, नेट का थोड़ा सा जो इशू आ रहा था।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन अ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बेटा ये आपके पास 2 लाइंस में लिखी हुई है, जो हाईलाइट होते हुए आप देख रहे हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है बेटा, इस डेफिनेशन को आप लोग मार्क कर लें। Solubility is defined as the number of grams of solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare saturated solution at a particular temperature. ये इसकी डेफिनेशन है बेटे, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन के साथ अगर आपने कुछ लिखना भी है तो सिंपल आप लिख सकते हैं इनके फैक्टर्स के नेम, ठीक है। आप सिंपल इसके फैक्टर्स के नाम लिख सकते हैं इसके साथ, और इसके अलावा कोई एग्जांपल या कुछ भी नहीं आएगा। तो फैक्टर्स जो हैं वो आपने कहां से लिखने होंगे, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो बेटा सल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपने इसमें जो पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। ये बेटा पहला फैक्टर है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक। इसके बाद सेकंड फैक्टर ये वाला है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और थर्ड फैक्टर टेम्परेचर है। आप इस डेफिनेशन के साथ इनके फैक्टर्स के नेम लिख सकते हैं बस, अदरवाइज और कोई एग्जांपल नहीं आएगी इसके साथ। अगर आप नहीं भी लिखेंगे इसमें यानी कि इशू नहीं होगा। सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि इसकी एग्जांपल है ही नहीं। अगर आपको फिर भी मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आप लोग इसके साथ जो है वो फैक्टर्स के नेम मेंशन कर सकते हो, ओके।